नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का बहुत स्वागत है कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, पूरे प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर जारी है और ऐसे में हमारे किसान भाई भी खरीफ की फसल के लिए बुआई शुरू कर चुके हैं। तो आज के कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देंगे कि बुआई के समय आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी है। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि की मुख्य खबरों पर ड्रॉप मोर क्रॉप में राज्यों को 4000 करोड़ मिले। गेहूं उपार्जन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर। मध्य प्रदेश में डीएपी हुआ सस्ता। सोयाबीन बीज का चयन और दांतेदार पहिया युक्त मचाई यंत्र। और अब खबरें विस्तार से। कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक पर ड्रॉप मोर क्रॉप PMKSY PDMC कार्यान्वित कर रहा है। PMKSY PDMC के तहत सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकियों तथा ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग की क्षमता बढ़ाने पर फोकस किया जाता है। ड्रिप सूक्ष्म सिंचाई तकनीक से न केवल जल की बचत करने में बल्कि उर्वरक के उपयोग, श्रम खर्च और अन्य कच्चे माल की लागत को कम करने में भी मदद मिलती है। चालू वर्ष के लिए 4000 करोड़ रुपए का वार्षिक आवंटन पहले ही हो गया है। इसके अलावा नाबार्ड के साथ मिलकर 5000 करोड़ रुपए का सूक्ष्म सिंचाई कोष बनाया गया है। इस कोष का उद्देश्य राज्यों को विशेष सिंचाई और अभिनव परियोजनाओं के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई की कवरेज के विस्तार के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने में सुविधा प्रदान करना है। इसका एक अन्य उद्देश्य किसानों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियां स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए PMKSY PDMC के तहत उपलब्ध प्रावधानों से परे सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देना है। गेहूं उपार्जन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर। समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन में मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में अभी तक 1 करोड़ 29 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया है। पंजाब दूसरे स्थान पर है। देश के सभी राज्यों द्वारा कुल उपार्जन गेहूं का 33% मध्य प्रदेश में उपार्जन किया गया है। पूरे देश में 3 करोड़ 86 लाख 94 हजार मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया है। गत वर्ष की तुलना में मध्य प्रदेश में गेहूं उपार्जन में 74% की वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष मध्य प्रदेश में 73.69 लाख गेहूं का उपार्जन समर्थन मूल्य पर किया गया था। राज्य सरकार द्वारा गेहूं उपार्जन की राशि सीधे किसानों के खातों में औसतन 7 दिवस में अंतरित की गई है। अभी तक 14,19,000 किसानों के खातों में 20,253 करोड़ की राशि भेजी जा चुकी है। मध्य प्रदेश सरकार ने गेहूं उपार्जन के लिए प्रभावी रणनीति बनाई है। पिछले वर्ष किए गए उपार्जन से बढ़कर 100 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित करते हुए बारदानों और भंडारण की व्यवस्था की गई है। कोरोना की विषम परिस्थितियों के कारण उपार्जन कार्य देर से 15 अप्रैल से शुरू किया गया है। सरकार इस बात के लिए सचेत थी कि मंदी और आवागमन बाधित होने के कारण किसानों से पिछले वर्ष की अपेक्षा कहीं ज्यादा उपार्जन कम अवधि में करना होगा। लॉकडाउन के बावजूद 25 लाख मीट्रिक टन के लिए अतिरिक्त बारदानों की व्यवस्था की गई। लॉकडाउन में ही कार्य करते हुए 10 लाख मीट्रिक टन के लिए भंडारण की अतिरिक्त व्यवस्था की गई। मध्य प्रदेश में डीएपी हुआ सस्ता। मध्य प्रदेश में मार्कफेड ने सहकारी समितियों के माध्यम से विक्रय होने वाले उर्वरकों की दरें निर्धारित कर दी हैं। इनमें प्रमुख रासायनिक, जल विलय, सूक्ष्म पोषक तत्व तथा जैविक उर्वरकों की विक्रय दरें शामिल हैं। रासायनिक उर्वरकों में यूरिया की दरें पूर्व के अनुसार ही ₹266 प्रति बोरी है। फॉस्फेटिक उर्वरकों में डीएपी में खरीद 2019 की तुलना में लगभग ₹250 की कमी हुई है। खरीफ 2019 में डीएपी 1400 रुपये प्रति बोरी था, वहीं खरीफ 2020 में 1150 रुपये प्रति बोरी की दर से निर्धारित हुआ है। इसी तरह एनपीके की दर 165 रुपये प्रति बोरी घटने के बाद 1125 रुपये प्रति बोरी रखी गई है। खरीफ 2019 में एनपीके 1290 रुपये प्रति बोरी बिका था। पोटाश भी 70 रुपये प्रति बोरी की दर से घटा है। इस खरीफ सीजन के लिए उसकी दर 875 रुपये प्रति बोरी होगी। सोयाबीन बीज का चयन। वैसे तो अंकुरण परीक्षण का महत्व प्रायः सभी फसलों के लिए उपयोगी है, परंतु खरीफ मौसम में सोयाबीन के बीज का अंकुरण परीक्षण तथा बीजोपचार दोनों अत्यंत आवश्यक क्रियाएं हैं। सामान्य तौर पर सोयाबीन में अंकुरण का प्रतिशत अन्य फसलों की तुलना में कम होता है, क्योंकि उसके बीज की परत पतली होती है।
जो कटाई गहाई भंडारण के समय क्षतिग्रस्त हो जाती है। इसलिए ऐसा माना भी जाता है कि सोयाबीन के बीज को भंडारित करते हैं तो बोरों की ऊपरी थप्पियों के बीज की ही बुआई के लिए चयन किया जाना हितकर होता है। नीचे की थप्पियों का बीज वजन से दबकर क्षतिग्रस्त हो सकता है। इस बीज को निकालकर 100 दानों को गिनकर किसी भी विधि को अपनाकर अंकुरित करना चाहिए। इसके बाद गिनती करके प्रतिशत निकालने के बाद ही बीज दर निर्धारित करना चाहिए, जिससे खेत में अच्छी पौध संख्या मिल सके। जितनी अच्छी पौध संख्या उतना ही अधिक उत्पादन। यह सीधा गणित है। किसान भाई इसे अपनाएं व परखें। दांतेदार पहिया युक्त मचाई यंत्र। धान के लिए मचाई युक्त खेत तैयार करना काफ़ी मेहनत वाला काम है। जितना अच्छा खेत तैयार होगा उत्पादन भी उतना ज़्यादा मिलेगा। यही कारण है कि किसान भाई खेत तैयार करने में काफ़ी परिश्रम करते हैं। श्रम और समय बचाने के लिए वैज्ञानिकों ने दांतेदार पहिया युक्त मचाई यंत्र विकसित किया है। धान उत्पादक किसानों के लिए उपयोगी यह यंत्र पशु चलित है और मिट्टी के ढेले तोड़कर महीन कर देता है। इससे यंत्रीकृत धान प्रतिरोपण के लिए समान मचाई युक्त खेत तैयार करना आसान हो जाता है। यह उपकरण मिट्टी के उच्च मशीनी छितराव के साथ उथली मचाई के लिए उपयुक्त है। इस यंत्र में लोहे की चादर का पाटा, मुख्य ढांचा, यंत्र खिंचाव प्रणाली, प्रचालय, सीट, एंगल युक्त बेलनाकार पहिया लगाया गया है। इस यंत्र से धान उत्पादक किसानों का श्रम समय बचता है, साथ ही उत्पादन लागत में भी कमी होती है। तो किसान भाइयों, आज खबरें खेती में बस इतना ही। अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। किस तरह के कृषि यंत्रों का आपको उपयोग करना है और दलहनी और तिलहनी फसलों को लेते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, तो आज इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सतीश शर्मा जी। आप कृषि महाविद्यालय गंज बासौदा में कृषि अभियांत्रिकी विशेषज्ञ के तौर पर आप पदस्थ हैं। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर साहब। नमस्कार। और डॉक्टर साहब, जो हम चर्चा की शुरुआत करते हैं, जैसे बुआई का हमने बताया कि इस वक्त हमारे किसान भाई बुआई में जुटे हुए हैं, तो अधिक उत्पादन उन्हें फसलों का मिले, ऐसे में उन्हें शुरुआती तौर पर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? शुरुआती तौर पर उन्हें बीज बुआई के लिए जो उपयुक्त समय है, जी जी, उपयुक्त समय के हिसाब से उन्हें और उचित प्रकार से लाइन स्विंग जो करनी चाहिए, ताकि पौधों से पौधों और पंक्ति से पंक्ति की दूरी मेंटेन हो और फसल में उपयुक्त नमी का होना बहुत ज़रूरी है। तो किसान भाई निश्चित तौर पर ये जांच लेते हैं और बारिश का दौर चल रहा है। जी। कुछ किसानों ने तो अपनी बुआई संपन्न कर भी ली है, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हमारे किसान भाई जैसे खरीफ की क्रॉप में सोयाबीन की जो फसल है वो प्रमुख तौर पे है, यहाँ उड़द भी है साथ में। सोयाबीन की फसल की बुआई के लिए बीज दर की क्या नाम है जो मात्रा है उसका विशेष ध्यान रखेंगे। ज़रूरत से ज़्यादा जो संस्तुत बीज रेट है, बीज दर है, वो ज़्यादा रखने से कोई लाभ नहीं होता, वरन नुकसान ज़्यादा होता है। प्लांट पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है, तो उनको 75 किलोग्राम से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज दर रखना चाहिए। और साथ में उन्हें रिज फरो पद्धति से या रेस्ड बेड मेथड से बुआई करना चाहिए। और रिज फरो पद्धति या रेस्ड बेड ये जो है वैज्ञानिक पद्धति है, इसमें ड्रेनेज या जल निकास की व्यवस्था स्वतः ही हो जाती है। अर्थात अधिक मात्रा में अगर रेनफॉल इंटेंसिटी ज़्यादा है, पानी ज़्यादा गिरता है, तो चूँकि जो कूड़ या क्यारियाँ रहती हैं अतिरिक्त जल में भर जाता है, जी, जी। तो हमारा जो है सोयाबीन का जो पौधा है वो मर नहीं पाता, जलमग्न या वाटर लॉगिंग की स्थिति निर्मित नहीं हो पाती है। और इसके अलावा अगर मान लीजिए बीच में ड्राई स्पेल पड़ता है, 20 दिन तक बारिश नहीं होती है, तो कूड़ में जो जल का नाम है वर्षा का जल ऑलरेडी रूप से है, तो सक्शन के द्वारा पौधे की जो जड़ें हैं वो इसको जो है किसकात विधि से या कैपिलरी मेथड से ग्रहण कर लेती हैं, तो सोयाबीन को पर्याप्त जल उपस्थित होता रहता है। इसलिए रिज फरो पद्धति या रेस्ड बेड फरो मेथड से उनको बुआई करना चाहिए। साथ में उनको मैं ये जरूर सलाह देना चाहूँगा, हमारे किसान भाई जानते हैं कि जल निकास सोयाबीन की फसल के लिए बहुत ज़रूरी है, दलहनी फसल है। और जैसा कि रबी क्रॉप में व्हीट है, जो गेहूं है, उन क्रॉप में 5-5 पानी की जरूरत पड़ती है। सोयाबीन में उतनी आवश्यकता नहीं है, बरसात से ही ये अपनी आवश्यकता पूर्ण कर लेती है। यहाँ जो है जल निकास की व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। इसलिए पहली बात हमने बताई कि उनको बीज दर की पर्याप्त क्या नाम है जो चिंता करनी चाहिए, बीज दर कम रखना चाहिए, प्राण पॉपुलेशन जिससे जो कम हो।
और इसके साथ साथ जल निकास की व्यवस्था के लिए इंटरसेप्टर ड्रेन और रिलीफ ड्रेन, दो तरह की वी आकार की नाली बनती हैं। अच्छा। वी आकार की नाली बना के और उनको जो पर्याप्त जो है एक नाले में मिला देना चाहिए, ताकि यदि बाढ़ जैसी स्थिति निर्मित होती है जी, जी। तो सोयाबीन की फसल को कोई नुकसान नहीं होगा। और तीसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि स्लोप या ढाल, जमीन का ढाल जिधर है उस ढाल के विपरीत दिशा में बोनी करना चाहिए उनको, मतलब अक्रॉस द स्लोप। तो देखिए ये किसान भाइयों, आपको थोड़ी सी जो बुआई के समय जो सबसे अहम बात बताई डॉक्टर साहब ने कि बुआई किस तरीके से आपको करनी चाहिए ताकि उसका आपको ज़्यादा फ़ायदा मिले। इसके अलावा आदान व्यवस्था का इंतज़ाम करते समय खाद उर्वरक बीज के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे हमारे किसान भाइयों को? जिन किसान भाइयों ने अभी बीज की व्यवस्था अपनी जो कर ली है, जिनके पास रखे हैं और वो उपयुक्त समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो जैसे कि हमारा JS 9305 है, 9560 है, JS 2934, 2034, इस तरह के कुछ बीज हैं, NRC 7, NRC 37 और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय द्वारा डायरेक्टर फार्म ऑफिस से वो अपनी बीज की व्यवस्था कर सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र जो उनके जो जिले जो लगते हैं वहाँ से जो वैज्ञानिकों से परामर्श करके और कृषि विभाग के माध्यम से उपयुक्त व्यवस्था करके कृषि आदानों की व्यवस्था करें। और कृषि आदानों की व्यवस्था करने के बाद जैसा कि मैंने बताया कि बीज दर का उनको पर्याप्त ध्यान रखना चाहिए। जुताई की विधि बता दी, रिज फरो पद्धति, रेज बेस फरो मेथड से बुआई करना चाहिए, बीज रेट का ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ साथ बीज अंकुरण परीक्षण ये बहुत जरूरी है। 100 दाने तुलसाने, 100 दाने उनको लेके और जो है अंकुरण परीक्षण करना चाहिए। यदि 60-70% से ज़्यादा बीज के दाने अंकुरण होता है तो बीज हमारी बुआई के लिए उपयुक्त है। इसके साथ साथ PSB कल्चर, ट्राइकोडर्मा विरिडी और 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बाविस्टीन के द्वारा सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन में 20-60-20 यानी नेत्रजन और स्फुर और पोटास, इस तरह से वो जो है यूरिया, DAP और K2O इस तरह से अपने रासायनिक उर्वरक की ये अपना फर्टिलाइजर स्प्रेडर के द्वारा ये उपयुक्त विधि से वैज्ञानिक पद्धति से ये पोषक तत्वों का प्रयोग करके और अपना अच्छा उत्पादन सुनिश्चित कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब देखिए पिछले साल क्या हुआ, तो सोयाबीन की फसल के समय बारिश काफ़ी देरी से आई थी, जुलाई आधा बीत गया तो उसके बाद बारिश आई थी। हालांकि अभी बारिश का अच्छा दौर भोपाल के आसपास के ज़िलों में काफ़ी बारिश हुई, लेकिन अगर बीच में कुछ गैप आता है तो उस समय किसान भाइयों को क्या बातें ध्यान रखनी है? बीच में यदि गैप आता है जो 25 से 30 दिन तक लगातार यदि बारिश नहीं होती है तो इस मौसम की प्रतिकूल परिस्थिति को ड्राई स्पेल के नाम से जानते हैं। इफ़ देयर इज़ नो रेन just after the sowing 30 to 35 days continuously, this situation occurs is known as dry spell। तो इस ड्राई स्पेल में हमारे किसान भाइयों को वो व्यवस्था करनी चाहिए कि उनको जो है जो सिंचाई के उनके पास जो स्रोत हैं, जो कुएँ हैं, तालाब हैं, जो बावड़ी हैं या जो वह ग्राउंड वाटर है, तो कंजक्टिव यूज के द्वारा उनको वाटर सोर्सेज से स्प्रिंकलर पद्धति से, बौछार पद्धति से और पानी देना चाहिए। और इसको अपन जो है लाइफ सेविंग इरीगेशन के नाम से जानते हैं, जीवन रक्षा सिंचाई। तो जीवन रक्षा सिंचाई की अभी कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे मौसम आगे आता है तो इस बार मानसून अच्छा है और निश्चित तौर पे सोयाबीन को उतना पानी मिलेगा कि जिसमें अपनी वो बढ़वार पूरी कर सकती है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब धान की बुआई के बारे में थोड़ा पद्धति के बारे में बताइए। SRI पद्धति जो उसमें किसान भाई क्यों अपनाएं या क्या खास बातें उसकी? धान की जो सिस्टमिक ड्राई इंटेंसिफिकेशन जो मेथड है उस पद्धति में जैसा कि जानते हैं कि हमको पूरा जो है समर्थ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इसमें केवल जड़ के आसपास का जो क्षेत्र है उसे ही हम जो है गीला रखते हैं। और गीला रखने के बाद जो है धान स्वाभाविक रूप से इस जो खरीफ के मौसम में अपनी पूर्ति कर लेती है। तो SRI पद्धति में बीज की बचत होती है और काफ़ी इसमें उत्पादन भी मिलता है, तो इसलिए इस पर SRI पद्धति के नाम से। चलिए किसान भाइयों, अब देखिए बुआई के समय कृषि यंत्रों की बहुत आवश्यकता पड़ती है, तो डॉक्टर साहब से हम जानते समझते हैं कि किस तरह के कृषि यंत्रों का इस वक्त हमारे किसान भाइयों को उपयोग करना चाहिए। इसमें सोयाबीन में जैसा कि मैंने बताया कि उनको गहरी जुताई के यंत्रों का इन्होंने उपयोग किया है। मई और जून के महीने में 2 बार गहरी जुताई करी है। और गहरी जुताई से क्या होता है कि जो पिछली फसलों के अवशेष हैं और जो कीड़े हैं वो कीड़े ऊपर आ जाते हैं, है ना। और क्या नाम है, कड़ी धूप लगने से और उसके बाद वो मृत हो जाते हैं और सोइल स्ट्रक्चर अच्छा इम्प्रूव हो जाता है।
और इसके साथ साथ जो है मल्चिंग का, सोलराइजेशन का भी उपयोग कर सकते हैं हमारे किसान भाई। और जैसा कि आपने और ये जानना चाहा कि किस किस तरह के जो यंत्र हैं वो, तो इसमें पूर्ण नाली पद्धति के लिए बुआई का यंत्र है वो प्रयोग करना चाहिए। रेस्ड बेड पद्धति के लिए उनके पास रेस्ड बेड प्लांटर है वो यूज़ करना चाहिए। प्लांटर वो यंत्र है जो पौधों से पौधे और पंक्ति से पंक्ति की दूरी को मेंटेन करता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब हाँ, अब और इसके साथ जो पाटा लगा के और उस मिट्टी का स्ट्रक्चर भी सुधार सकते हैं। बिल्कुल। अगर हम दलहनी फसल अरहर की बात करते हैं तो अरहर की जो फसल ले रहे हैं हमारे किसान भाई, उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? अरहर की फसल भी दलहनी फसल है और इसमें भी बीज दर का पर्याप्त ध्यान रखना चाहिए। जैसे TAT 15 है ना, और TAT 80 है, तो इस तरह की कुछ वैरायटी है, इन वैरायटी का उपयोग करना चाहिए। ये जो है 150 से 180 दिन तक की इसका जो है टेन्योर है। तो लेकिन इसमें क्या है, इंटरक्रॉपिंग करके अगर हम जो बुआई करेंगे और इसके साथ साथ पर्याप्त पोषक तत्व प्रबंधन और एकीकृत कीट प्रबंधन का भी प्रयोग आपको करना है। बिल्कुल। इसी के साथ दलहनी फसल की तो हमने चर्चा की, लेकिन तिलहनी फसल मूंगफली के बारे में भी हमारे किसान भाई बड़े पैमाने पर मूंगफली की फसल ले रहे हैं, तो उन किसान भाइयों के लिए आपकी सलाह क्या रहेगी? मूंगफली फसल का उपयोग भी करें तो उसमें भी इंटरक्रॉपिंग का उन्हें क्या है कि ध्यान रखना चाहिए। मूंगफली की फसल में ये सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो है फसल स्ट्रक्चर को अच्छा करती है। ये सॉइल बिल्डिंग क्रॉप्स है, तो ये जो है मृदा की उर्वरता को बढ़ाती है। और दूसरी बात इसमें क्या है कि बरसात जो होती है तो रेनफॉल के द्वारा जितने भी तरह के जो कटाव होते हैं, सॉइल इरोजन होते हैं, तो इसमें से सबसे प्रमुख इरोजन है रेन ड्रॉप इरोजन या स्प्लैश इरोजन। स्प्लैश इरोजन को ये कम करती है। तो इसलिए मूंगफली की फसल अच्छी है और उसमें ऑयल कंटेंट भी अच्छा होता है। बिल्कुल। इसके अलावा डॉक्टर साहब अपनी ओर से और क्या सलाह देना चाहेंगे? कृषि विज्ञान केंद्र इस वक्त किसान भाइयों के लिए किस तरह के संदेश प्रसारित कर रहा है, जो जानकारी उन तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है? हाँ जी, किसान भाइयों को मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि समय बहुत इम्पोर्टेंट है और मानसून का सीज़न बस शुरू होने को है। 20 तारीख से प्री मानसून की जो बरसात है वो हो चुकी है। तो जैसे ही उनको अपनी जो मिट्टी में फील्ड कैपेसिटी या बतर उनको जैसे ही प्राप्त हो, तो जो 25 तारीख से लेकर और 5 जुलाई और 10 जुलाई से पहले बीच में, और इसमें उनको निश्चित तौर पे अपनी बुआई कर देना चाहिए। बुआई की विधियाँ वही है जो कि मैंने आपको जो पहले बताई है। पूर्ण नाली पद्धति से बुआई करें और या रेस्ड बेड प्लांटर से बुआई करें, और बुआई करने के साथ साथ अंकुरण परीक्षण करना चाहिए और सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए। हाँ, इसमें ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि डेट ऑफ सोइंग के बाद, बुआई करने के बाद में 20 दिन जब हो जाए तो 20 दिन के बाद उनको खरपतवार नाशी का प्रयोग करना है। जैसे पेंडीमेथिलिन है, आइसोप्रोटोन है, तो इनका प्रयोग करके, और जब जो है खरपतवार, क्या होता है कि खरपतवार वो पौधे हैं कि जो फसल से, प्रमुख फसल से प्रतियोगिता करते हैं, और प्रतियोगिता करने के बाद जो है कम से कम 20 से 22% के आसपास ये उत्पादन में कमी लाती है। इसलिए इसमें क्या नाम है, जो हर्बिसाइड कंट्रोल है वो होना चाहिए। और यदि आपकी खरपतवार बड़ी हो गई तो खरपतवार बड़ी होने के बाद फिर मैकेनिकल कंट्रोल ही काम आएगा। और मैकेनिकल कंट्रोल में इसमें होज वगैरह हैं, वीडर्स हैं, पावर वीडर्स है, रोटरी हो हैं, तो इनका उपयोग करके उनको वीड मैनेजमेंट करना पड़ेगा। वीड मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। खाद उर्वरक का भी किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए किसान भाइयों को? खाद उर्वरक का जैसे मैंने कि पहले बताया कि खाद उर्वरक में सोयाबीन की अपन जो बात करें तो 20-60-20 के हिसाब से इनको उपयोग करना चाहिए। और प्रति हेक्टेयर में 3 बोरी क्या नाम है 3 बैग यूरिया के लगते हैं। तो इस तरह से ये K2O P2O 5 का यूज़ करके और इसमें कर सकते हैं। आजकल तो बहुत अच्छी बात ये है कि हमारे किसान भाई कि जहाँ जितनी आवश्यकता है उनको उतना ही केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग करना चाहिए। और केमिकल फर्टिलाइज़र के उपयोग के लिए आज फर्टिलाइज़र स्प्रेडर है उनके पास में। और तो प्रिसीजन फार्मिंग या जो है विशुद्ध कृषि या परिशुद्ध कृषि है, उसके अंतर्गत उन्हें इस बात का आइडिया रहता है, इस बात का वो मैप बना सकते हैं। इसे अपन बोलते हैं सॉइल फर्टिलिटी मैप, यानी किस जगह उनको ज़्यादा उत्पादन मिल रहा है। और क्या नाम है सॉइल की अगर ये टेस्टिंग करा रखी है उन्होंने पहले से, तो इसमें जैसा कि ये है नाइट्रोजन, स्पोर, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो इस तरह से यदि वो मैप तैयार कर लें, अगर उन्हें ये आइडिया हो कि हमारे
एरिया में हमारे फार्म में किस जगह जो फर्टिलाइजर की ज़रूरत है, कहाँ फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं है, तो जिस जगह फर्टिलाइजर की ज़रूरत जो कम से कम हो वहाँ फर्टिलाइजर कम देना है, और जहाँ फर्टिलाइजर की आवश्यकता देने की हो वहाँ देना है। तो ये जो है उन्हें इंटरपोलेशन मेथड से, एक्सपीरियंस मेथड से, और या जो है प्रिसीजन फार्मिंग मेथड से भी पता चल सकता है। बिल्कुल। और किसान भाइयों को हम एक और ये ज़रूरी बात आप तक हम पहुंचाना चाहेंगे मित्रों कि आपको फसल बीमा का ज़रूर लाभ उठाना चाहिए। कृषि फसल बीमा योजना, डॉक्टर साहब थोड़ा इसके बारे में विस्तार से हमारे किसान भाइयों को बताएं कि क्यों ज़रूरी है और इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। हमारे केंद्रीय कृषि विभाग और प्रदेश के कृषि विभाग ने किसानों की खुशहाली के लिए फसल बीमा योजना एवं कृषि बीमा योजना की शुरुआत करी है। तो बीमा एक संविदा है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये आपको अनिश्चितताओं के प्रतिकूलता, जो मौसम की प्रतिकूलता से जो है आपको सामना करने की हिम्मत देती है, आपको ये ताकत देती है। मैं समझता हूँ कि प्रत्येक किसान को निश्चित तौर पर, चाहे वो खरीफ की क्रॉप ले रहे हों, रबी की क्रॉप ले रहे हों, चाहे जायद की क्रॉप ले रहे हों, तो उन्हें ये बीमा अवश्य कराना चाहिए। जिस तरह से हम ऑटोमोबाइल वाहन हैं, कार हैं, मोटरसाइकिल हैं, जो है मशीनरी है, इनका उपयोग जो करते हैं, तो हम बीमा हम पहले कराते हैं, उस तरीके से फसल का बीमा कराना बहुत ज़रूरी है। और आजकल नेशनल इंश्योरेंस कंपनी है जो कुछ ही जो इनका जो फसल का जो रेट है, उनका जो क्रॉप प्रोडक्शन का है ना, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन के हिसाब से नॉमिनल रोल पे, नॉमिनल जो कीमत पर ये बीमा कर रही हैं। तो हमारे किसान भाइयों से ये मेरा आग्रह है कि बीमा अवश्य कराएं और बीमा का लाभ लें। बिल्कुल। देखिए किसान भाइयों, खेती जो है अनिश्चितता का सौदा कहा जाता है, और इसीलिए ऐसे में एक सुरक्षा आपके पास होनी चाहिए जो कि फसल बीमा योजना, कृषि बीमा योजना के तौर पर आपको केंद्र सरकार, राज्य सरकारों की ओर से मिलती है। इसका आप ज़रूर फ़ायदा उठाएं। बुआई का सीज़न ये चल रहा है, बुआई के वक्त काफ़ी सावधानियां भी आपको रखनी हैं, और जैसा कि आपको बताया डॉक्टर साहब ने कि कौन कौन सी पद्धतियाँ अगर आप अपनाते हैं तो उससे आपको ज़्यादा उत्पादन की जो है उम्मीदें बढ़ जाती हैं। इसके अलावा आपको अगर कुछ दिन तक बारिश नहीं होती तो भी, हालांकि इस बार ऐसा कोई मौसम बनना नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ऐसे हालात बनते कि कुछ दिन लगातार बारिश नहीं होती तो उन परिस्थितियों में आपको क्या करना है, बीज ज़रूर बिना उपचार किए आप बुआई के लिए उपयोग में ना लाएं, यानी उपचारित बीज का ही आप इस्तेमाल करें। इससे निश्चित तौर पर आपका बीज खराब नहीं होगा और आपकी जो है अच्छी फसल की गारंटी और मजबूत हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं किसान भाइयों की जो जानकारियां आज डॉक्टर साहब ने आप तक पहुंचाई हैं वो आपके बेहद काम आएंगी और इस सीज़न में आप इनका भरपूर लाभ उठाएंगे। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े और आपने किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारियां दी। मित्रों, वक्त हमारा हो चला है आप सब विदा लेने का, लेकिन चलते चलते आप देखिए कृषि मौसम सलाह। नमस्कार। बीमारी की रोकथाम हेतु अनुशंसित कीटनाशक थायोमिथाक्सम 30 FM 10 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज या इमिडाक्लोप्रिड 48 FS 1 मिलीमीटर प्रति किलोग्राम बीज से उपचार करने हेतु क्रय या उपलब्धता सुनिश्चित कर लें। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए बरती जाने वाली सावधानियां। खेतों में कार्य करते समय 4 से अधिक व्यक्तियों को इकट्ठा ना होने दें और आपस में लगभग 2 मीटर की दूरी बनाए रखें। सर्दी, खांसी, बुखार जैसे लक्षण दिखाई देने पर खेतों पर काम कर रहे श्रमिकों खेतों में कार्य करते समय सुरक्षात्मक उपाय जैसे मास्क, गमछा, रुमाल या कपड़ा आदि से चेहरे को कवर करें और हाथ के दास्तानों का उपयोग करें। खेतों में कार्य करते समय तंबाकू या शराब का सेवन ना करें। बीच बीच में 20 सेकंड तक हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोना ना भूलें। इस समय अरहर की फसल की बोनी हेतु खेतों की तैयारी व उन्नतशील एवं कम अवधि में पकने वाली प्रजातियां जैसे ICPL 88,039, पूसा 992 व पूसा 16 आदि का चयन कर बीज क्रय कर पलेवा कर बोनी करें। इस समय शीघ्र बोई गई मूंग की फसलों में फलियां पकने की स्थिति में अतः पकी हुई फलियों की तुड़ाई समय समय पर करते रहें व एक साथ पकने वाली मूंग की फसल को पकने पर कटाई करें व सुखाकर घाई करें। हरे चारे की उपलब्धता हेतु बोई गई ज्वार में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें तथा सूखी हुई ज्वार को पशुओं को हरे चारे के रूप में न खिलाएं। इस समय बैगन व भिंडी में फल छेदक कीट की संभावना हो सकती है, अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु
क्यूनालफास 25 EC 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। ग्रीष्मकालीन टमाटर व मिर्च में लीफ फल रोग की संभावना हो सकती है। अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु डाइमिथोएट 750 मिलीलीटर दवा 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करें।